Hey, hello everyone, welcome to my channel. My name is Amisha and I am from Arts Now. आज हम इस वीडियो में करने वाले क्लास 10th के चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स का सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। वर्ल्ड का हो या फिर पूरे कंट्री का हो, सेक्टर्स को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। सो लेट्स गो, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी सेक्टर वो होता है द सेक्टर्स इन विच थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो होता है जिसमें बेसिकली हम रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, जस्ट लाइक कच्चा माल। जैसे कि हम वेजिटेबल हो गया, वेजिटेबल जो हम मार्केट से खरीद के लेके आते हैं वो कच्चा होता है, तो उससे रॉ मटेरियल्स कहते हैं। जैसे कि फार्मर्स वगैरह हो गए, फार्मर्स जो हमें मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं वो कौन से उसमें आएंगे, वो प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। दिस सेक्टर इज कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। ये सारे जो सेक्टर है, एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, डेयरी हो गया, ये सारे सेक्टर्स के अंदर जो भी काम करते हैं सारे किस में आएंगे, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएंगे। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछ देते हैं कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर कौन कौन से वो आते हैं, कौन कौन से पर्सन्स आते हैं, तो आप ये सारे इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं, और ज़्यादातर ना डेफिनेशंस भी पूछ देते हैं कि प्राइमरी व्हाट इज़ प्राइमरी सेक्टर एंड व्हाट इज़ सेकेंडरी सेक्टर। तो जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, अगर आप वो डेफिनेशन अगर लिख के एग्जाम में, तो आपको फुल मार्क्स स्कोर करने से बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता। सो लेट्स गो। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? द सेक्टर विच कवर्स द एक्टिविटीज इन विच नेचुरल रिसोर्सेज आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स बाय मैन्युफैक्चरिंग आर कॉल्ड आर इंक्लूडेड इज कॉल्ड नेचुरल सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने कच्चा माल खरीद लिया, ठीक है। अब जैसे कच्चा माल आपकी मम्मा मार्केट से सब्जी कुछ भी वो करके लेके आती है, खरीद के लेके आती है, तो आप क्या आप उसको डायरेक्ट खा जाते नहीं ना। तो जो कच्चा माल होता है उसे बनाना, उसे एक तरीके से इंडस्ट्रियल जो एरिया होता है इंडस्ट्री में उसको डालना। जैसे कि फार्मर वगैरह हो गया, फार्मर ने कॉटन उगाया, तो वो कॉटन कहाँ गया, फैक्ट्री वगैरह में गया या फिर कोई इंडस्ट्री में गया, तो इंडस्ट्री में जाने के बाद वो बना। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को जो क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चर कहते हैं। जो मैन्युफैक्चर होता है वो किस में आ गया, वो सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। Example: using cotton fiber from the plant, we spin yarn and weave cloth. Using sugarcane as a raw material, we make sugar or गुड़। अब हम देखो शुगर कैन से शुगर भी बनाते हैं, तो ये सारी जो भी चीज़ें आ रही है सारी किस में आ गई, मैन्युफैक्चर में आ गई। उसके बाद हम आते हैं थर्ड पे, तो टर्शियरी सेक्टर। अब टर्शियरी सेक्टर क्या होता है? द सेक्टर विच इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन इज कॉल्ड द टर्शियरी सेक्टर। अब टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है कि टर्शियरी सेक्टर में हम कोई चीज़ बनाते नहीं है, टर्शियरी सेक्टर में हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जस्ट लाइक आप मतलब दुकान से नहीं, जस्ट लाइक आपके पापा की कोई फैक्ट्री है, तो कोई फैक्ट्री में जैसे बिस्किट हो गया या फिर वेफर हो गया, जो भी पैकेट में आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हो, जो लोगों को देते हो, तो ये सारी चीज़ें किस में आ गई, ये सारी चीज़ें टर्शियरी सेक्टर में आ गई। टर्शियरी सेक्टर में हम लोगों को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसके अंदर टर्शियरी सेक्टर में। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आज ऑनलाइन आप जो करते हो, जोमेटो वगैरह जो मारते हो, जोमेटो पे जो खाना वगैरह मतलब वो डिलीवरी पर्सन जो आता है आप वो लेते हो, तो वो क्या है, वो भी एक तरीके से आपको सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहा है, तो ये किस में आ गई है, टर्शियरी सेक्टर में आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रांसपोर्ट हो गया, स्टोरेज हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सारी चीज़ें भी हमें कहीं ना कहीं एक तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करिए। बट हम क्या करते हैं, हम इसे नेगलेक्ट करते हैं कि हम सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता। लेकिन सोचो अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होता, अगर व्हीकल्स वगैरह नहीं होते, तो क्या हमें यहाँ से वहाँ जाने में कितनी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता। तो ये भी क्या कर रहा है, हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। कम्युनिकेशन स्किल, अगर देखो कम्युनिकेशन स्किल बेटर होता है तो आप कहीं भी मतलब किसी से भी कम्युनिकेट करने में थोड़ा भी हेजिटेशन नहीं होगी। तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी एक तरीके से सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ गई, टर्शियरी सेक्टर में आ गई। अब देखो टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, टीचर भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो टीचर भी किसके अंदर आएगा, टीचर भी टर्शियरी सेक्टर में आएगा। टीचर टर्शियरी सेक्टर में इसलिए आएगा क्योंकि टीचर क्या करता है, स्टूडेंट्स को नॉलेज देता है, और नॉलेज देता है वही स्टूडेंट आगे चल के कोई ना कोई लेवल पे आगे चल के बन जाता है। कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई साइंटिस्ट बन गया। तो ये टीचर्स ही तो नॉलेज देते हैं, तभी तो आगे जाके डेवलप होते हैं। तो टीचर भी किस में आ गया, टीचर भी एक तरीके से टर्शियरी सेक्टर में आ गया। उसके बाद आते हैं इंटरडिपेंडेंट ऑफ 3 सेक्टर्स, कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। अब इंटरडिपेंडेंट क्या है, ये जो तीनों सेक्टर्स है ना एक दूसरे से रिलेटेड एंड एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। देखो फॉर एग्जांपल अगर प्राइमरी सेक्टर नहीं होता
तो सेकेंडरी सेक्टर का कोई इसमें मैटर ही नहीं होता। सेकेंडरी सेक्टर नहीं होता तो लोग गुड्स और सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करते हैं? देखो, जैसे किसान है तो किसान कच्चा माल प्रोवाइड करता है, तो वो कच्चा माल कहाँ जाता है? इंडस्ट्री में जाता है। इंडस्ट्री में जाने के बाद उसकी अच्छे से जो भी मतलब प्रोसेस वगैरह होता है मैन्युफैक्चर का, वो पूरा अच्छे से प्रोसेस वहाँ पे होता है। फिर उसका क्या होता है, सेकेंडरी वाला क्या करता है, फिर टर्जरी को देता है। तो टर्जरी क्या करता है, टर्जरी कंज्यूमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो डेट्स वाई ये तीनों जो है एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। अगर फर्स्ट नहीं होगा तो सेकंड का काम नहीं चलेगा, सेकंड नहीं होगा तो थर्ड का काम नहीं चलेगा। तो तीनों ही एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। कोई ये नहीं कह सकता कि तू नहीं होगा तो भी मेरा काम चल सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम आते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या है? जीडीपी। अब जीडीपी क्या होता है? जीडीपी जैसे आपका हर साल न्यू ईयर आता है, आप 31st को आप न्यू ईयर मनाते हो, आप कहते हो कि न्यू ईयर आ गया। तो वैसे ही अप्रैल टू अप्रैल, जैसे इस साल का अप्रैल से उस साल के अप्रैल तक आपका कितना भी फाइनल वो हुआ, क्या कहते हैं, एक तरीके से पैसे का पूरा वो लेन देन है इकोनॉमिक लेवल पे, तो वो सारी चीज़ों का जो होता है उसे जीडीपी बोलते हैं, जो कि आपको मतलब एक तरीके से टैक्सेस के रूप में आपको भरना पड़ता है। तो हम देखते हैं, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल सेक्टर्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर इन अ कंट्री इज कॉल्ड जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी मैंने बताया कि जो आपको पूरे साल में जो भरना पड़ता है वो फर्स्ट टू फर्स्ट नहीं भरना पड़ता, आपको अप्रैल के मंथ में भरना पड़ता है। इस अप्रैल से उस अप्रैल तक का आपका कितना वो भरना पड़ता है, उसका टोटल मिलाकर जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको भरना पड़ता है जीडीपी। फॉर एग्जाम्पल, वेट इज यूज टू मेक अ बिस्किट to calculate the GDP, we should take the value of only final goods। तो हम क्या करते हैं, हम जो बिस्किट में जो प्रोडक्ट वगैरह मतलब एक तरीके से खर्च करते हैं बनाने में, कितना मतलब एक तरीके से बहुत सारे मटेरियल्स उसमें खर्च हम लगाते हैं बिस्किट बनाने में, लेकिन वो मटेरियल्स को ऐड ना करके पूरा जो भी एक तरीके से कैलकुलेट करने के बाद जो पूरा बनने के बाद बिस्किट, तब उसका जो फाइनल वैल्यू आता है उसको हम जीडीपी में कैलकुलेट करते हैं, ना कि हमने चीज़ वो बिस्किट बनाने में जितनी चीज़ें इनक्लूड की उसका नहीं माना जाता। हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर्स। अब पहले क्या होता था, अब आज से 100 साल पहले देखोगे तो लोग ना ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर्स में ज़्यादा लोग थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, चेंजेस आया कि मतलब सेकेंडरी सेक्टर में लोग ज़्यादा जाने लगे। लेकिन अब क्या होता है, अब आपको ज़्यादा टर्जरी सेक्टर में लोग ज़्यादा नजर आएंगे कि टर्जरी सेक्टर में ज़्यादा लोग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब इतना चेंजेस आ गया मॉडर्न जनरेशन में कि लोग टर्जरी सेक्टर में ज़्यादा जाते हैं। इसके बाद आते हैं राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्जरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो टर्जरी सेक्टर उसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है। अरे भाई, आप आजकल देखो तो हर चीज़ में टर्जरी सेक्टर ही हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। प्राइवेट कॉलेजेस देख लो, स्कूल्स देख लो, ट्यूशन्स देख लो, ऑनलाइन क्लासेस देख लो, एकेडमी देख लो, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी कहीं हमें सर्विसेज तो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब टीचर्स है, टीचर अपने घर से दूसरे घर जाते हैं होम ट्यूशन के लिए, तो ये भी तो सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रही है। तो ये किस में आया, टर्जरी सेक्टर में आया। तो अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट टर्जरी सेक्टर, तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे ना सेक्टर्स होते हैं, तीनों सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्जरी सेक्टर, ये तीनों सेक्टर्स है, ठीक है। तो सेक्टर्स मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो ये जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में सपोज हमें ज़रूरत है ओनली 5 पीपल्स की, यहाँ पे 5 पीपल्स भी अगर काम करें तो काम हो सकता है, लेकिन हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 10 लोगों को एक तरीके से काम पे लगा दिया। तो ये ना कहीं गलत है। अगर हमें 5 लोगों की ज़रूरत है तो 5 लोग मिलकर काम कर सकते हैं। तो 5 लोग क्या है, 5 लोग एक तरीके से छुपे हुए हैं जो कि देश के पॉपुलेशन में बस अपना योगदान दे रहे हैं। उनका देश के जीडीपी में जो कि टैक्सेस भरने चाहिए उसमें कोई योगदान नहीं हो, वो फालतू का अपना टाइम वेस्ट करे, वो कहीं और अपनी लाइफ का कोई काम कर सकते हैं। तो ये किस में आया, बेरोजगार में। बेरोजगार को क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद हम आते हैं द सिचुएशन इन विच मोर पीपल आर विलिंग टू द वर्क बट दे आर अनएबल टू फाइंड द वर्क इज कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट। जो अभी मैंने अनएम्प्लॉयमेंट बताया, आपको एक्सप्लेन किया, उसी का ये डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन भी साथ साथ नोट करते जाना, ताकि अगर आपके आगे नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो और एग्जाम में आप टू द पॉइंट मार्क्स स्कोर कर सकते हो, टू द पॉइंट लिख के। उसके बाद हम आते हैं द पर्सन हु इज अनेबल टू फाइंड द वर्क इज कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयड। अब कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं ना जिन्हें काम ही नहीं मिलता। हाँ, हमारे देश में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें काम ही नहीं मिलता, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अनएम्प्लॉयड पर्सन, कि वो तो बेचारा बेरोजगार है लेकिन उसे काम भी नहीं मिल रहा, उसके लायक दैट्स व्हाई वो बैठा हुआ है, तो उसे अनएम्प्लॉयड कहेंगे। उसके बाद हम आते हैं क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट। अब हम मोर एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करेंगे, मोर एम्प्लॉयमेंट हम ऐसे क्रिएट करेंगे
कि हमें जो पर्सन मतलब फॉर एग्जांपल मैं टीचिंग फील्ड में हूँ, अगर मुझे बोल दिया जाए कि तू जाके खाना बना या फिर तू कुछ अदर काम कर जो काम मेरे को सुटेबल नहीं है, वो काम मुझे नहीं आता प्रॉपर वे में, तो वो काम मैं नहीं कर सकती। वो फील्ड मतलब एक तरीके से मेरे को ऐसा लगे कि मेरे को कहाँ बैठा दिया गया। अब सपोज मैथ्स के टीचर को साइंस पढ़ाने के लिए भेज दिया जाए तो क्या पढ़ा पाएगी? पढ़ा तो लेगी, बट जैसे साइंस की टीचर एकदम वेल एक्सपर्ट है अपने सब्जेक्ट में वैसे नहीं पढ़ा पाएगी, ठीक ठाक ओवरऑल पढ़ा लेगी। तो वैसे ही इसमें हम आते क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट में, जिस पर्सन को जिस काम में इंटरेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग उसको काम मिलना चाहिए, तो जिससे हम क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाएंगे और लोगों का मन भी लगे। अब सपोज अगर आपको ये फेवरेट सब्जेक्ट है आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, तो ये सब्जेक्ट आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, एकदम मन लगा के पढ़ो। कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि मैथ्स या साइंस जो भी हो, केमिस्ट्री हो, तो आपको वो सब्जेक्ट एक तरीके से मजबूरी में पढ़ना पड़ता है, बिकॉज अगर हमें एग्जाम में पास होना है तो हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, तो वैसे भी हो जाता है। तो अगर हमें मोर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको काम मिलना चाहिए, जिससे वो काम कर सके और हमारे देश के GDP में भी अपना योगदान दे सके और प्रॉपर वे में अपना काम करके अपना घर बार चला सके। इसके बाद हम आते हैं मनरेगा 2005। इसमें क्या आता है, इसमें ना एक गांधी, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर में क्या आता है, इसके अंदर में गांधी जी ने कहा था कि ना मतलब जो रूरल एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ में मतलब जो भी छोटे मोटे इलाका है मतलब गाँव टाइप का, उसमें ना मतलब जो भी लोग हैं जो बेरोजगार हैं उनको 100 दिन की गारंटी दी जाएगी, 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी जाएगी काम की, कि 100 दिन तक इन्हें कैसे भी काम हम देंगे और इनके अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर किसी को मतलब एक तरीके से टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट है तो उसको टीचर का काम देंगे। अब किसी को इलेक्ट्रिसिटी का काम में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो काम अच्छे बेटर तरीके से कर पाता है, तो उसको काम के उसके मतलब इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको काम दिया जाएगा। मनरेगा 2005 में इसकी गारंटी अधिनियम में ये बताया गया था। The central government of India made a law implementing the right to work in all district of India. It is called महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। ये जो वे में मैं डेफिनेशन बोल रही हूँ, प्लीज़ इसे प्रॉपर वे में आप एक तरीके से अपने कॉपी में नोट कर लेना, अदरवाइज बाद में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो कि मैम ने बताया नहीं, तो अभी मैं साथ साथ बोलती जा रही हूँ, आप नोट करते जाना। इसके बाद हम आते हैं अंडर मनरेगा 2005 ऑल दोज हु एबल टू and are in need to work in rural areas are guaranteed 100 days of employment in a year by the government। इसमें मैंने आपको अभी भी बताया था कि जो इलाका था उसमें गांधी जी ने कहा था कि जो भी लोग हैं जो एक तरीके से बेरोजगार हैं और या फिर जिनको काम करने में इंटरेस्ट है, जो काम करने के लिए कैपेबल है, उनको 100 दिन के लिए काम की गारंटी दी जाएगी कि 100 दिन के लिए आपको कैसे भी काम एक तरीके से रजिस्टर्ड है, आपको 100 दिन के लिए काम करना ही। उसके बाद हम आते हैं सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप क्या है, मतलब 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वो होता है जिसमें मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट द्वारा जो हर पर्सन यूज़ कर सकता है, जैसे कि आपने अपने घर के इलाके में मतलब कुछ पार्क वगैरह भी देखेंगे जिसमें पब्लिक प्लेस होता है, जिसमें कोई अमीर गरीब हर पर्सन जाकर उसमें मतलब एक्सरसाइजेस कर सकता है और स्टूडेंट्स या फिर चिल्ड्रेन जो भी है खेल सकते हैं, तो वो पब्लिक सेक्टर होता है। और प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, जो प्राइवेट द्वारा होता है। अब प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, आपने बहुत बार देखा होगा कि प्राइवेट सेक्टर में ना मतलब एक तरीके से ना ऐसा होता है कि बंद सा होता है कि ना आपको छुट्टी मिलेगी, जैसे जॉब वगैरह पे अगर आपको कोई ओकेशन या फेस्टिवल है तो उस पर भी छुट्टी नहीं मिलेगी, और क्या करते हैं अब नाइट शिफ्ट भी करवा लेते हैं लेकिन उसके भी पैसे नहीं देते। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं होता। पब्लिक सेक्टर में आपने ज़्यादा देखा होगा, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सारी चीज़ें ना एक तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से ही होती है। अब आप लोग बोलोगे हम टैक्स भी पे करते हैं, जी हाँ जी, आप टैक्स तो पे करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता है, लेकिन जो ये वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जो बिजली बिल वगैरह जो भी चलता है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से इसलिए आती है क्योंकि ये जो होता है ना बहुत ज़्यादा खर्च अफोर्ड करता है, और जो ये प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो डेट्स वाई किस में आता है, ये पब्लिक सेक्टर में आता है। और पब्लिक सेक्टर ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हमसे कहीं ना कहीं कम पैसे भी लेता है। अगर ये पब्लिक सेक्टर के हाथ में प्राइवेट सेक्टर के अगर हाथ में होता तो क्या करता है, ये ज़्यादा पैसे लेता। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने बताया आपको, प्राइवेट अलग है, पब्लिक सेक्टर अलग है, दोनों ही अलग अलग सेक्टर हैं। उसके बाद आता है नीड ऑफ पब्लिक सेक्टर। जी हाँ, हमें पब्लिक सेक्टर की नीड है कि पब्लिक सेक्टर जैसे कि रोड हो गया, रोड अगर बनवाना हो, रेलवे की अगर वो ट्रैक वगैरह हो, तो ये सारी चीज़ें अगर बनवाना हो, ये सारी चीज़ें कौन बनवाएगा, ये सारी चीज़ें पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट ही बनवाएगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर आपसे पैसे भी ले लेगा लेकिन बनवाएगा नहीं। उसके बाद हम आते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड
और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन से होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट द्वारा होता है और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये एक तरीके से प्राइवेट द्वारा होता है। तो इसमें क्या होता है, रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट हैव टू फॉलो रूल्स, ये ना गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड होता है और इसमें हमें रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। और ये क्या होती है, प्राइवेट द्वारा एक तरीके से रजिस्टर्ड होता है और इसमें कोई रूल्स वगैरह नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होता। जॉब सिक्योरिटी, नो जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी होती है एक तरीके से जॉब आपका सेफ रहता है कि अगर आपको इतने से इतने साल तक, आप चाहे बूढ़े हो जाए या फिर बीमार हो, कुछ भी हो, आपके इतने से इतने साल तक आपका जॉब सेफ है। लेकिन इसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होता, अगर आपने 1 मंथ में मिनिमम 5 से 6 छुट्टी भी कर ली या फिर आपको कहीं जाना होना तो उसके लिए आपको छुट्टी नहीं मिलेंगी। उसके बाद आता है फिक्स वर्किंग ईयर, इसमें क्या होता है कि टाइम भी एक तरीके से फिक्स्ड होता है कि आप अगर सुबह को मॉर्निंग में 8 बजे जाओगे तो शाम को मतलब 4 या 5 बजे घर पे होगे, एक तरीके से फिक्स टाइम होता है। मैंने सपोज बताया, इट्स नॉट रियली, लेकिन फिक्स टाइम होता है इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में। और इसमें आते हैं प्राइवेट सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। इसमें क्या होता है, इसमें वर्किंग टाइम कोई फिक्स नहीं होता, मतलब आप सुबह को जा रहे हो, इस शाम को 6 बजे आपका छुटने का टाइम है, लेकिन आप इससे भी ज़्यादा आपसे काम करवा सकते हो, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद पेड हॉलीडे, और ये क्या होता है, जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है हॉलीडे भी पेड करता है, जैसे संडे हो गया, संडे के दिन आपकी छुट्टी होती है, या फिर कोई मतलब ऑकेशन हो गया, फेस्टिवल हो गया, तो उसमें भी आपको छुट्टी मिलेगी, या फिर आपको कहीं टूर पे जाना है फैमिली के साथ घूमने वगैरह, तो उसके लिए भी छुट्टी दे देता है कौन, गवर्नमेंट सेक्टर, जो कि किसके अंडर आता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। उसके बाद हम आते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, कोई हॉलीडे पे नहीं होता, नो पेड हॉलीडे, इसमें कोई हॉलीडे नहीं होता, संडे को भी हॉलीडे नहीं होता, संडे को भी कई जो ये होता है ऑफिस वगैरह उसमें बुला लेते हैं। और ज़्यादातर क्या होता है कि अगर आपको ऑकेशन या फिर मतलब कोई फेस्टिवल वगैरह पे भी इसमें ज़्यादा छुट्टी नहीं होती, अगर आपको कहीं जाना है तो उसके लिए भी जल्दी छुट्टी नहीं होती। सो आपका जो ये वीडियो है यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं बॉक्स में, और ये जो चैप्टर ये पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया। मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा ज़्यादातर एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देती हूँ। तो अगर जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ जाकर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।